कहते हैं हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जो कि ट्रू एंड फेयर है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या चीजें हैं बिसाइड्स द एलिमेंट्स, यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, इनकम, एक्सपेंस, बेसिकली हर एसेट लायबिलिटी के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं ये भी देखना है हमने। फॉर एग्जांपल अब हम असर्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसी assertions हैं that are about account balances and related disclosure, यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेट करती हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कोई भी एसेट हो, कोई भी लायबिलिटी हो, कोई भी इक्विटी हो, हर एसेट, हर लायबिलिटी, हर इक्विटी से रिलेटेड ये 6 assertions होती हैं। और इसका हमने यहाँ पे निमोनिक भी बनाया है, PACCER। तो एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एसेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंटरी। सो मैनेजमेंट क्लेम करती है कि जनाब हमने अपनी इन्वेंटरी को, हमें ड्राफ्ट अकाउंट्स मिलते हैं और हमें मैनेजमेंट कहती है जी ये हमारी इन्वेंट्री है 100 मिलियन की। तो बेसिकली व्हाट मैनेजमेंट इज क्लेमिंग अबाउट दैट इन्वेंट्री, क्योंकि हमने इन्वेंट्री को चेक करना है और मैनेजमेंट कह रही है इन्वेंट्री ठीक है, बट ये बड़ी वेग टर्म है जी, हमने इन्वेंट्री ठीक रिकॉर्ड कर दी है, और ये बड़ी वेग टर्म है कि हमने इन्वेंट्री को चेक करना है। थोड़ा स्पेसिफिक्स में जाते हैं, इन्वेंट्री में क्या मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्वेंट्री से रिलेवेंट वो क्या चीजें बना के दें, और हमने भी एज एन ऑडिटर इन्वेंट्री के अंदर स्पेसिफिकली जाके क्या क्या चीजें चेक करनी है। ये है असर्शंस। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ये क्लेम कर रही है कि हमने जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री टू द अमाउंट ऑफ रुपीज 100 मिलियन शो कर रहे हैं, ऑल दीज इन्वेंट्रीज do actually exist somewhere, ठीक है, in our godowns, in our store or even at third party premises। तो मैनेजमेंट हमें कह रही है कि जनाब ये हम आपको कंफर्म करेंगे इन्वेंट्री एग्जिस्ट कर रही है, और एज एन ऑडिटर ये हमारी असर्शन है कि हमने इस इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करना है बाय अप्लाइंग आवर प्रोसीजर्स। सो नंबर 1 क्लेम अबाउट इन्वेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट कि इन्वेंट्री बैलेंसेस जो हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और ये हर एसेट, हर लायबिलिटी, हर इक्विटी के लिए होगा। दूसरा क्लेम मैनेजमेंट का इन्वेंट्री के बारे में, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशंस आर फॉर लायबिलिटीज एंड राइट्स इज फॉर एसेट। तो मैनेजमेंट ये कह रही है कि ये जो हम 100 मिलियन की इन्वेंट्री आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर रहे हैं, इसके ऊपर वी एज अ कंपनी हैज अ बेनिफिशियल राइट, वी आर द बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ दिस इन्वेंटरी, this inventory belongs to the company and no one else। ये थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री नहीं है, हमारी इन्वेंट्री है, और मैनेजमेंट कह रही है आप इसको चेक कर लें, और एज एन ऑडिटर हमने ये असर्शन कंफर्म करनी है कि ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का राइट है या नहीं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट का तीसरा क्लेम अबाउट इन्वेंट्री, ऑल इन्वेंट्री बैलेंसेस दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड, यानी कोई इन्वेंट्री में अंडर स्टेटमेंट नहीं है। कंप्लीटनेस का मतलब है ऑल दैट शुड बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉर्डेड। तो मैनेजमेंट क्लेम करिए हमारे जो 8 गोडाउन है, 8 गोडाउनों में जो जो इन्वेंट्री पड़ी है वो सारी की सारी इस 100 मिलियन वाली अमाउंट के अंदर हमने इंक्लूड कर दी है, और आप इसको चेक कर लें, और हमने चेक करना है। फोर्थ क्लेम एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन। मैनेजमेंट कह रही है जो 8 गोडाउन में हमारे जितने इन्वेंट्री के सैकड़ों आइटम्स हैं, ये सारे के सारे हमने एज पर IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेचुरलाइजेबल वैल्यू के ऊपर वैल्यू करके ये आपको 100 मिलियन की अमाउंट दे रहे हैं। सो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन का मतलब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसका इनिशियल रिकग्निशन, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये सारी चीजें इन लाइन है। हमने कॉस्ट भी, हम कहेंगे अच्छा कॉस्ट भी चेक कराएं, नेचुरलाइजेबल वैल्यू भी चेक कराएं, दोनों में से जो लोअर है वो हम इंश्योर करेंगे कि मैनेजमेंट ने वही अमाउंट शो की है। सो इन्वेंट्री इज एक्यूरेटली रिकॉर्डेड एट एन अप्रोप्रिएट अमाउंट और नॉट। नेक्स्ट क्लेम क्लासिफिकेशन। मैनेजमेंट ये कह रही है कि हमने इन्वेंट्री बैलेंसेस को प्रॉपरली क्लासिफाई किया है, और इससे अगली भी इससे मिलती जुलती है प्रेजेंटेशन। इन्वेंट्री से रेलेवेंट जो भी डिस्क्लोजर्स, जो भी चीज हमने प्रेजेंट करनी है वो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर उसको हम प्रेजेंट कर चुके हुए हैं। अच्छा, क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि इन्वेंट्री को हमने प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट में क्लासिफाई किया। ऐसा नहीं है कि हमारा इन्वेंट्री का बैलेंस रिसीवेबल में चला गया है या कोई रिसीवेबल का बैलेंस हम इन्वेंट्री के अंदर ले आए हैं। सो क्लासिफाई का मतलब होता है प्रॉपर हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन यूज्ड। और प्रेजेंटेशन से आप वाकिफ हैं कि हमने इन्वेंट्री को कहाँ प्रेजेंट करना है,
करंट एसेट है, करंट एसेट में प्रेजेंट करेंगे, और फिर इससे रेलेवेंट जो डिस्क्लोजर्स हैं अगर नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर लेने। सो कोई भी एसेट ले लें, थिंक ऑफ एनी एसेट, एनी लायबिलिटी, एनी इक्विटी, these are the concerns of auditor about each and every, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, इवन इंटेंजिबल्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, कैश है, बैंक है। PACCER, PACCER। मैनेजमेंट ने यही वो क्लेम कर रही है कि हमारे PACCER हर एसेट, हर लायबिलिटी, हर इक्विटी के ऊपर ट्रू एंड फेयरली बने हैं, और एज एन ऑडिटर हमने भी प्रोसीजर लगा के ये असर्शंस कंफर्म करनी है। और इन्हीं असर्शन में कहीं ना कहीं मिस स्टेटमेंट होती है। अगर हमें इन्वेंट्री में कोई मिस स्टेटमेंट मिलेगी, हम कहेंगे ये सही नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा क्या इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का मसला है, इन्वेंट्री के राइट्स का मसला है, कंप्लीटनेस का, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन। ओके, अच्छा, मुझे प्राइवेट मैसेज क्यों कर रहे हैं आप? पब्लिकली करें, सब इस्तेफादा करें उससे। ओके, असद पूछ रहे हैं कि डिफाइन एलोकेशन। अच्छा हाँ, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन का ताल्लुक है वो एडजस्टमेंट से, वो राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, कि हमने उसको उस अमाउंट को जो कि IS2 के मुताबिक लोअर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, तो कि हमने उस अमाउंट को प्रॉपरली ट्रिम करके, एलोकेट करके PNL के अंदर चार्ज कर दिया है या नहीं कर दिया हमने। सो एलोकेशन मींस प्रॉपर एलोकेशन हमने उसकी की है। जिस तरह रिसीवर्स के अंदर जब हम वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या इम्पेयरमेंट लॉस कहते हैं, तो उसको प्रॉपरली एलोकेट किया, वो अमाउंट सही फिगर आउट की और उसको प्रॉपर जगह हमने चार्ज किया। ठीक है जी असद। सो कोई भी एसेट, मैं फिर कह रहा हूं, आप कोई प्रोविजन में ले लें, प्रोविजन में भी यही कंसर्न है, प्रोविजन एग्जिस्ट कर रही है, उसके ऊपर वो कंपनी की ऑब्लिगेशन है, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है, एक्यूरेट है, क्लासिफाई सही हुई है और प्रेजेंट भी सही हुई है। फिर इसी तरह के 6 क्लेम्स मिलते जुलते अबाउट इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं assertions about classes of transactions and events and related disclosures for the period। so इनकम स्टेटमेंट, इसके अंदर भी ये 6 चीजें हैं। अगर आप गौर करें, PACC पहली 4 assertions तो सेम है, आखिरी 2 assertions जो हैं वो चेंज होती हैं ड्यू टू नेचर ऑफ बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शन। सो PACC वही प्रेजेंटेशन, वही एक्यूरेसी इस दफा, लेकिन एक्यूरेसी में सिर्फ एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन नहीं, क्योंकि वैल्यू और एलोकेट हम एसेट्स और लायबिलिटी को करते हैं, सेल्स और एक्सपेंसेस को हमने सिर्फ एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है, और बाकी 2 उसी तरह कंप्लीटनेस एंड क्लासिफिकेशन। अब 2 नए आइटम आ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट की वजह से, O और C, अकरेंस एंड कट ऑफ। ये यहाँ पे 2 स्पेसिफिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में थे, E और R, एग्जिस्टेंस एंड राइट्स। तो ये टिपिकल जो हैं वो वर्ड्स हैं। एग्जिस्टेंस के लिए जो कंपेरेबल वर्ड इनकम स्टेटमेंट में हम यूज करते हैं वो है, एनी आइडिया? अकरेंस। इनकम और एक्सपेंस जो हैं वो एक रिलेवेंट पीरियड के अंदर अकर होते हैं, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो व्हाट एग्जिस्टेंस असर्शन इज टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अकरेंस असर्शन इज टू इनकम स्टेटमेंट। सो जो एक्सपेंसेस और इनकम है वो अकर होते हैं। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो फॉर द पीरियड, फॉर द 12 मंथ से फॉर एग्जाम्पल है, तो 12 मंथ के अंदर वो उसको अकर होना तो इन 12 मंथ्स के अंदर भी रिलेट करना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक सेल तो की है, एक्सपोर्ट तो की है, बट वो ईयर एंड के बाद नेक्स्ट डे हुई है,
तो वो इस साल की सेल नहीं है, वो अकर तो है, अकरेंस असर्शन तो है, जे सेल जेन्युइन है, बोनाफाइड है, बट प्रॉब्ली दैट डज नॉट रिलेट टू दिस पीरियड। तो हमने ना सिर्फ इनकम और एक्सपेंस की अकरेंस देखनी है, बल्कि ये भी इंश्योर करना है कि वो इस रेलेवेंट 12 मंथ्स के अंदर ही रिकॉर्ड हो, वरना वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है या प्रायर पीरियड का एक्सपेंस है। तो ये इजी वे टू रिमेंबर PACC, PACC, PAC ER, पैकर for statement of financial position and PAC OC, PACC OC for income statement। तो ये सारा बेसिकली ये सारी जो है ऑडिट की ये स्पिरिट है, ये रूह है असर्शंस। मैनेजमेंट ने भी इन असर्शंस को कंप्लाई करके, मैनेजमेंट जब हमें ड्राफ्ट अकाउंट देती है ना, वो क्लेम करती है कि हाँ जनाब हमारी तरफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर बन गई हैं, अब आप ऑडिट स्टार्ट कर लें। और हमने भी मैनेजमेंट की इन असर्शंस को, इन रिप्रेजेंटेशंस को, इन क्लेम्स को वेरीफाई करना है बाय अप्लाइंग आवर प्रोसीजर्स। कट ऑफ का मतलब है कि रेलेवेंट 12 मंथ के अंदर रिकॉर्ड हो गया या नहीं हो गया। फॉर इंस्टेंस आई मीन टू से ये हमारा 12 मंथ का ऑडिट पीरियड है, 1 जैन से लेके 31 दिसंबर। मैनेजमेंट के कुछ इनकम एक्सपेंसेस यहाँ भी अकर हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं और यहाँ भी हो रहे हैं। तो हमने इंश्योर करना है सिर्फ जो एक्सपेंसेस हैं इस 12 मंथ के, कट ऑफ लगाना है। कट ऑफ का मतलब समझ लें कैंची लगा के इधर की ट्रांजैक्शन इधर कट कर दी और इधर की इधर। जो इस पीरियड के अंदर है वो इस पीरियड में रिकॉर्ड करनी है, जो नेक्स्ट पीरियड है वो नेक्स्ट पीरियड में जाएंगी, जो पिछले साल की हैं वो पिछले साल में हैं। ये सब अकर हुई है, ये भी अकर हुई है, ये भी अकर हुई है, ये भी अकर हुई है, बट कट ऑफ असर्शन ये है कि उसको अपने अपने रेलेवेंट पीरियड के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये असर्शंस इनिशियली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हीं उसने इन्हीं असर्शंस को प्रोसीजर्स लगा के वेरीफाई करना है। सो अब अगला सवाल कि मैनेजमेंट इन असर्शंस को कैसे बनाएगी, उसके पास क्या टेक्निक्स हैं, क्या सिस्टम्स हैं कि वो मैनेजमेंट ये इंश्योर करे कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन असर्शंस को कंप्लाई करके बनाई हैं या नहीं बनाई। तो उसके लिए ये मैं सेकंड कॉलम में आ रहा हूँ, मैनेजमेंट डोमेन। और बेसिकली अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बढ़ रही है। मैनेजमेंट के पास 3 चीजें हैं, एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। मैं पहले जरा स्पेसिफिक जो मैं क्वेश्चन पे आ रहा था उस पे आता हूँ कि असर्शंस को कैसे मीट करना है। मैनेजमेंट के पास इंटरनल कंट्रोल्स हैं। मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो फिर उनकी असर्शंस भी मीट हो रही होंगी। और इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स हैं। ये जब हम इंशाल्लाह IAS 315 पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये बातें लिखी हुई दोबारा से हमें मिलेंगी। इस वक्त हम जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि हम इस पोजीशन में आ जाएं कि हम एक ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को अलहदा से सॉल्व करना सीख लें। सो इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट्स हैं। क्राइम, इट्स अ क्राइम नॉट टू हैव इंटरनल कंट्रोल्स इन द कंपनी। और पहला कंपोनेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर उसके बाद एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके बाद मैनेजमेंट का जो मॉनिटरिंग का सिस्टम, और ये कंट्रोल एक्टिविटीज, एग्जिस्टिंग कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसके अंदर मैंने लिखा कि मैनेजमेंट को चाहिए प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो पेड साहब वाला निमोनिक आपके सामने आ रहा है। मैनेजमेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए, सिर्फ सादे डॉक्यूमेंट्स ना बनाए, प्री नंबर्ड हों, अपनी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करें, इंडिपेंडेंट चेक्स लगाएं, फॉर एग्जांपल बजट, फोरकास्ट, और वो उन चीज़ों को देखें, वेरिएंस एनालिसिस करें, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करें, ऑथोराइज ट्रांजैक्शन को कोई एक बंदा करे, रिकॉर्ड कोई और करे, और कस्टडी ऑफ एसेट किसी और के पास हो, कैशियर सिर्फ कैश को हैंडल करे, अकाउंटेंट सिर्फ रिकॉर्डिंग करे, और जो सेल्स वाला बंदा है वो सिर्फ सेल्स को अप्रूव करे। तो ये 3 फंक्शंस हैं, ये इनकम्पैटिबल ड्यूटीज हैं, मस्ट नॉट बी परफॉर्म बाय वन इंडिविजुअल।
फिर उसके बाद मैनेजमेंट को चाहिए कि वो रेगुलरली एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस रिव्यूज भी करते रहें, फिजिकल कंट्रोल्स भी करें। सो इंटरनल कंट्रोल्स की मदद से, ये जो इंटरनल कंट्रोल्स का सर्कल मैंने बनाया, इसकी मदद से मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि उसकी ये असर्शंस जो हैं ये मीट हों। मसलन अगर मैनेजमेंट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स इनवॉइस नहीं बनाएगी तो 1 साल के बाद उसको कैसे पता चलेगा कि उसकी सेल्स जो हैं पूरी की पूरी कंप्लीटली रिकॉर्ड हो गई हैं। फिर सेल्स इनवॉइस तो बना रहे हैं बट उसको प्री नंबर नहीं कर रहे, तो फिर कंप्लीटनेस असर्शन कैसे इंश्योर होगी, एक्यूरेसी कैसे इंश्योर होगी। तो ये वो प्रोसेस है इंटरनल कंट्रोल्स का जिससे मैनेजमेंट जो है अपनी ये असर्शंस को वो मीट करना सीखती है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जरा ऑडिटर की साइड पे, ऑडिटर डोमेन में, ऑडिटर साइड के ऊपर मैं आना चाह रहा हूँ। एज अ फर्स्ट स्टेप देखें, ऑडिटर के 3 काम है, यानी कि ऑडिटर ने पूरे ऑडिट में 3 तरह के प्रोसीजर्स करने हैं। आपको याद होगा, नंबर 1 ऑडिट स्टार्ट हुआ, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसके बाद टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफ रिक्वायर्ड, एंड फाइनली सब्सटेंटिव प्रोसीजर। बस ऑडिटर ने ये 3 काम करने हैं ऑडिट में, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, उसके बाद अगर जरूरत है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सो ऑडिट स्टार्ट होता है रिस्क असेसमेंट से, ये जो हम जो क्वेश्चन जिसको हम टारगेट भी करना चाह रहे हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कि हम कैसे रिस्क असेस करेंगे। स्टैंडर्ड ने ISA 315 ने हमें 4 तरह के प्रोसीजर्स दिए, उसका निमोनिक है IIOA, इंक्वायरीज, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब हमने रिस्क कैसे असेस करना, यानी हाउ डू वी असेस दी रिस्क, यानी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तो हमने लगाने हैं, इंक्वायरी है, इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं, कैसे करेंगे। ISA 315 बेसिकली हमें कहता है कि आपने 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये स्टैंडर्ड हम अलहदा से भी पढ़ेंगे, इस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं कि हमने रिस्क कैसे असेस करना है। ISA 315 हमें बताता है कि एज एन ऑडिटर हमने कैसे रिस्क असेस करना है। सो ISA 315 कहता है कि आप 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग लें, एंटिटी, एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, आपको याद होगा ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, टाइम, डिटेक्शन रिस्क। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में 2 चीजें होती हैं, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो एज अ फर्स्ट स्टेप हमने इनहेरेंट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और देखने हैं, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और उसके बाद कंट्रोल रिस्क की बात करनी है। ये जो अंदर डिटेल्स लिखी हैं ये हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन इस वक्त हमारा कंसर्न है जरा कि इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क हमने समझना। और जब हम ये रिस्क असेस कर लेते हैं, यानी ये देख लें कि कंपनी के इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क टुगेदर असेसमेंट, ये रिस्क हाई है या लो है, उसके बाद हम फैसला करते हैं कि हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, कोई मुझे इस चीज का जवाब देगा कि अगर हमने ये असेस किया कि कंपनी का जो रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, ये इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क वो हाई लग रहा है, यानी रिस्क बहुत हाई है, यानी वो इंटरनल कंट्रोल्स इतने अच्छे नहीं है, सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं है, तो क्या फिर हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है? यानी अगर सिस्टम्स अच्छे नहीं है, रिस्क हाई है, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है या सीधा ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे चले जाएं? क्या ख्याल? सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे क्लास में से भी मुझे बताया, असद भी कह रहे हैं नहीं करेंगे और उमर फारूक भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए, अगर एक सिस्टम ही बुरा बना हुआ है, बोगस बना हुआ है, व्हाई स्पेंड टाइम, बुरी चीज को टेस्ट करने का क्या फायदा। तो टेस्ट हम सिर्फ वही चीज करेंगे जो अच्छी हो, क्योंकि फिर हम उस पर रिलाय करेंगे। तो पहला आंसर तो स्ट्रेट हमारा ये बना कि अगर ये जो मैंने एरो राइट साइड पे बनाया है इसके ऊपर लिखने लगा हूं कि इफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इज हाई, फिर हमें नीचे आने की जरूरत नहीं है, फिर हम राइट साइड पे चले जाएंगे और सीधा ही सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर हमें लगे कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जो है वो है लो, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लो है, और रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट लो होने का मतलब है कि कंट्रोल अच्छे बने हुए हैं, मैनेजमेंट के सिस्टम्स अच्छे बने हुए लग रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जस्ट इंक्वायरी की, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन किया और थोड़ा सा लिमिटेड से एनालिटिकल प्रोसीजर, तो हमें लगा यार इसमें पोटेंशियल है, कंट्रोल अच्छे बने हुए हैं, और हम अब ये सोच रहे हैं कि चूंकि कंट्रोल अच्छे बने हैं तो हम चाहते हैं हम अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का एक्सटेंट रिड्यूस कर दें,
बट याद रखें ये बड़ा एक रिस्की काम आप करने लगे हैं, अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिड्यूस करने लगे हैं। तो स्टैंडर्ड हमें एक दफा और चांस दे रहा है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक दफा मजीद टेस्ट कर लें। वो कंट्रोल जो आपको अपेरेंटली लग रहे हैं कि अच्छे बने हुए हैं, जिसकी बेस पे आपने रिस्क लो कर दी है, गिव योर सेल्फ अनदर चांस, डबल चेक कर लें। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, डेली लाइफ में भी हम ऐसे करते हैं। जब भी हमें लगता है कि कोई चीज ऐसे, तो यार उसकी बेस के ऊपर आप बड़ा डिसीजन लेने लगे, डबल चेक कर लें। तो अब कंट्रोल टेस्ट करें कि उन कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी ठीक हो रही है या नहीं हो रही। उसके लिए ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं, इसका नमूने का रिव्यू और रीपरफॉर्म कर लें, इंक्वायरी कर लें, वाउच है, इंस्पेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है और ट्रेसिंग है। और फिर इसके बाद आप फैसला करें कि क्या हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर एक्सटेंसिव लगाने हैं या रिड्यूस लगाने हैं। हाँ, अच्छा एक मिनट, जरा अजान की आवाज आ रही है, हम जरा एक मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं।
ओके जी, वेलकम बैक। सो हमने देखा कि सबसे पहले रिस्क असेस करना है। रिस्क हाई हुआ तो सीधा एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव अप्रोच पे चले जाएंगे। रिस्क लो लगा, एक दफ़ा दोबारा से कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंफर्म करके फिर सोचेंगे कि फाइनली अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमें एक्सटेंसिव लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, रिड्यूस लगाने चाहिए। और बाकी वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर के बेशुमार प्रोसीजर्स मैंने निमोनिक भी लिखा हुआ है, वो जब हम प्रोसीजर्स में आएंगे वहाँ भी बात कर लेंगे। आपके सामने वो फुटिंग, क्रॉस फुटिंग है जिसको हम कास्टिंग करना, टोटल चेक करना, एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ स्केड्यूल्स है, अगेन इंक्वायरी है, वाउचिंग है, एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन एंड रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स, external confirmations, analytical procedures, recalculation and recomputations, reconciliation, observation, tracing, subsequent events, cut-off review, auditing related accounts, और क्लास में मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशंस एंड रीड pertinent या important information like minutes of the meeting। और ये नेक्स्ट शीट पे मैंने कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको यहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस असर्शंस की डेफिनेशन, इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क असेसिंग प्रोसीजर्स क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। और फिर एक काम और भी किया हुआ है, ये हमें लेटर ऑन हेल्प करेगा कि हमने असर्शन वाइज ये जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हैं उनको लिंक किया कि अगर ये वाली असर्शन हमने वेरीफाई करनी हो तो हम कौन कौन से प्रोसीजर यूजुअली अप्लाई करते हैं। ये हमने जब ऑडिट प्रोसीजर्स का एरिया करना है, और ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर भी एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, सेट हो ही नहीं सकता ऑडिट प्रोसीजर्स के बगैर कोई क्वेश्चन। सो ये चार्ट भी हमें वहाँ पे हेल्प करेगा। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड स्लाइड, जो बेसिकली क्रक्स ऑफ द मैटर है, जो कि हमारी टोन सेट करेगा। ये जो पीछे जो भी सारी स्लाइड के ऊपर हमने बात की, एक्सीलेंट वे में इसको समराइज किया। गोल्डन इक्वेशन ऑडिट की, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू RMM टाइम्स डिटेक्शन रिस्क, DR। RMM से क्या बनता है, किसी को याद है? RMM risk of material misstatements. So audit risk is a function of risk of material misstatements and detection risk. फिर risk of material misstatement is also a function of two risks, IR and CR। IR and CR। जी हमजा, IR से क्या बनता है और CR से क्या बनता है? गुड। तो मुझे क्लास में से एक स्टूडेंट ने कहा इनहेरेंट रिस्क और एक कंट्रोल रिस्क। बिल्कुल ठीक है, इनहेरेंट रिस्क। और ये जो टुगेदर इसको हम रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कहते हैं, इसका मकसद भी ये है कि आपने इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को इकट्ठा असेस करना है। ठीक है, खाली अगर इनहेरेंट रिस्क बहुत हाई है तो हो सकता है कंट्रोल्स अच्छे बने हो और कंबाइन असेसमेंट लो हो जाए। ये भी हो सकता है कि इनहेरेंट रिस्क बहुत लो लग रहा हो लेकिन उसके ऊपर बड़े ही मिनिमल कंट्रोल्स भी नहीं है, तो एक चीज में हमारा रिस्क हाई हो जाता है। तो हमने दोनों को इकट्ठा असेस करके कंबाइन असेसमेंट बनानी है कि रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट हाई है या लो है। तो अब आप देखिए, मैंने यहाँ ना कुछ रोज ऐड किए हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जनाब ये जो दो टाइप के मैं कह रहा हूँ, ऑडिट रिस्क इज ए फंक्शन ऑफ RMM एंड DR। इस एरिया में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यानी फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, व्हाट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम एज एन ऑडिटर इस रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज कमिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट, कमिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल। या तो ये रिस्क ज्यादा है या कम है, हम सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे। आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता है कि या तो रिस्क किसी चीज में होगा या नहीं होगा। आइडेंटिफाई का मतलब है यस और नो। एंड थ्योरेटिकली तुम कह सकते हैं किसी चीज में रिस्क नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ रिस्क तो हर चीज में होता ही है। बट थ्योरेटिकली स्पीकिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क का मतलब इज देयर अ रिस्क और देयर इज नो रिस्क। और फिर इफ देयर इज अ रिस्क, यस, तो फिर हमें रिस्क को असेस भी करना है। और असेस 3 लेवल का है, क्या रिस्क हाई है, नॉर्मल है या लो है। तो आइडेंटिफिकेशन मीन यस एंड नो, एंड असेसमेंट इज वेदर दैट रिस्क इज कंसिडर्ड टू बी ऑन द हायर साइड, नॉर्मल या मीडियम,
या इट्स ऑन द लो साइड। अब ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिटेक्शन रिस्क, वी नीड टू डिटर्मिन दिस रिस्क एंड देन कंट्रोल। डिटर्मिन हमने ऐसे ही करना है प्रीवियस असेसमेंट से कि अगर रिस्क हाई है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है, तो हमने डिटेक्शन रिस्क को लो करना है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है तो हम अपना डिटेक्शन रिस्क हाई भी कर सकते हैं। ये डिटर्मिनेशन है। और इस रिस्क को फिर कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? बाय अप्लाइंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एंड सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। चले आगे चलते हैं। एज यू कैन सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क असेसमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए हमारे पास प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसके बाद डिटेक्शन रिस्क को चेक करने के लिए हमारे पास 2 तरह के प्रोसीजर हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और इन दोनों का कंबाइन नाम है फर्दर एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट की लैंग्वेज में 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ प्रोसीजर्स हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स फर्दर 2 तरह के हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो ये हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स भी यहाँ फिट हो गए। ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ऑडिट प्रोसीजर। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये प्रोसीजर्स हम क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? सो इफ आई वुड से कि ये जो ऑडिट प्रोसीजर था, ये बेसिकली हम बात कर रहे थे हाउ, कि हमने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे आइडेंटिफाई असेस करना है, डीआर कैसे असेस करना है बाय अप्लाइंग दिस एंड दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर। अब हम आ रहे हैं पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। तो बेसिकली वी आर लुकिंग टू फाइंड आउट व्हाई, क्यों करने हैं ये प्रोसीजर, व्हाट इज द पर्पस, क्यों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करने हैं, पर्पस क्या है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हम इसलिए लगाते हैं टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू कंक्लूड वेदर दैट रिस्क इज हाई, मीडियम और लो। अगला सवाल, हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों लगाते हैं? टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी अप्लाई सब्सटेंटिव प्रोसीजर? टू डिटेक्ट एमएम। ये एमएम क्या होता है? टू डिटेक्ट, अभी कह रहे हैं एमएम क्या है जी? टू डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बिल्कुल ठीक, डिटेक्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो हमने ये देख लिया कि ये 3 टाइप के जो प्रोसीजर्स हैं, इनका पर्पस क्या क्या है हमारा। अगला सवाल, टाइमिंग, कब ऑडिट के किस किस फेज में कौन सा प्रोसीजर लगेगा? हाँ जनाब, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कब लगाने हैं? ऑडिट के बिल्कुल स्टार्ट में, फर्स्ट फेज। ऑडिट के 3 फील्ड वर्क होते हैं, प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट, उसके बाद इंटरम फेज एंड देन फाइनल। सो इनिशियल, इंटरम एंड फाइनल। सो इनिशियल फेज में हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स लगाएंगे, यहाँ पे हम प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट करते हैं, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हम करते हैं इंटरम फेज के अंदर, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हम लगाते हैं फाइनल फेज के अंदर। लिमिटेड लगा सकते हैं, स्पेशली इनकम स्टेटमेंट की आइटम। हाँ, इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, क्योंकि जो बैलेंस शीट आइटम है वो तो जब तक ईयर एंड आएगा नहीं हमारे पास, वो तब फायदा कोई नहीं है। वो तो दैट कीप, समझा, इंटरम पे हमने देखा वो इतने रिसीवेबल्स, हमने वेरिफिकेशन, ईयर एंड पता चला सबसे पैसे आ गए और रिसीवेबल 0 है, तो हमने तो ओपिनियन तो एंड पे देना है ना। बट इनकम स्टेटमेंट पे यू आर राइट कि 6 महीने की सेल्स अभी वेरीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में 6 महीने की कर लेंगे। सो लिमिटेड स्केल के ऊपर हम जरूर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट, हाउ एंड व्हाट टू डू। कि जनाब ये जो हम जो कह रहे हैं रिस्क असेस कर लें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लें, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा लें, ये किस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमने चीजें अप्लाई करनी है? ओके, स्टैंडर्ड ने बड़ा अच्छा हमें जवाब दिया हाउ एंड व्हाट टू डू का, कि अगर आपने रिस्क असेस करना है ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने हैं, तो 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले लें, आप रिस्क को पकड़ लेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटिटी इटसेल्फ, द एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स एंड द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। ये 3 चीजों को समझ लेंगे, एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में रिस्क है या नहीं है, और है तो ज्यादा है, नॉर्मल है या लो है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे करें? आप कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को टेस्ट करेंगे तो आपको इंटरनल कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का पता चल जाएगा।
मटेरियल में स्टेटमेंट कैसे डिटेक्ट करें सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के, क्या चीज टेस्ट करेंगे, यू नीड टू टेस्ट असर्शंस, वो जो फर्स्ट स्लाइड है, पैकर PACCER टेस्ट करेंगे, आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मिस स्टेटमेंट्स का पता चलेगा। अगर आप PACCOC को टेस्ट करेंगे, ये 5 कैरेट स्क्रैम रीड वाले प्रोसीजर लगाएंगे, तो फिर हमें इनकम स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट्स डिटेक्ट होंगी। अब जरा नेचर ऑफ प्रोसीजर, नेचर का मतलब है टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, ये वही निमोनिक है IIOA जो पिछली स्लाइड में लिखा था, इंक्वायरीज, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के नेचर, रिव्यूट पिछली स्लाइड पे मेंशन था RIVIOT सब लिखा हुआ है, और सब्सटेंटिव प्रोसीजर की नेचर 5 कैरेट स्क्रैम रीड, ये वो सारे प्रोसीजर जो हमने पिछली शीट के ऊपर। तो इससे एक शीट से हमें ये अंदाजा हो गया कि अगर हम अभी फोकस कर रहे हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स पे, इस एरिया पे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल्स। और कैसे कर रहे हैं, 4 तरह के प्रोसीजर हैं। हम जाते ही सबसे पहले CFO CEO टॉप गाय से इंक्वायरीज कंडक्ट करेंगे। इंक्वायरी करते करते जिक्र होगा ये हो गया वो हो गया, हम कहेंगे जरा वो डॉक्यूमेंट भी दिखा दें, आप पे सू हुआ है वो जरा डॉक्यूमेंट दिखा दें, लीगल एडवाइजर से आपने कोई कंसल्टेशन की है वो बता दें, कोई तो इंस्पेक्शन भी करते जाएंगे, वो जो जो हमें बता रहे हैं दिखा रहे हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते जाएंगे, और फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी लगाएंगे, लास्ट ईयर के मुकाबले में करंट ईयर क्या पोजीशन क्या है, फिर इंडस्ट्री के साथ कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है, लाइक सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी हम लगा रहे होंगे। अब आए जनाब, अब मैं आने लगा हूँ स्ट्रेट एग्जाम के क्वेश्चन के ऊपर। आपके साथ एक एक्टिविटी अभी आपने मेरे साथ क्लास में करनी है। ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है जिसकी रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी ऑडिट रिस्क इन दी अबव सिनेरियो। और ऑडिट रिस्क आप पिछली स्लाइड से देख सकते हैं, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है, हर चीज अब कनेक्टेड है। ऑडिट रिस्क इज दिस। तो हमें एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी ऑडिट रिस्क इन दी अबव सिनेरियो। छोटा सा सिनेरियो, मैंने उस सिनेरियो में से सिर्फ एक चीज दी और मैंने उसके 2 पॉसिबल आंसर्स बनाए हैं, वन इज द राइट आंसर, वन इज द रॉन्ग आंसर। तो ये मैं क्वेश्चन आपके साथ पढ़ता हूँ, ये जो 2.25 लाइंस का है, उसके बाद आपने मुझे आंसर 1 और 2 पढ़ के बताना है कि इसमें से ऑडिट रिस्क को किस आंसर के अंदर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन किया गया। ओके, द ट्रेवल एजेंट्स आर गिवन 90-day क्रेडिट पीरियड टू पे ए कंपनी। तो हम ऑडिट कर रहे हैं ए कंपनी का। द ट्रेवल एजेंट्स आर गिवन 90-day क्रेडिट पीरियड टू ए। तो ए कंपनी जो है वो अपने उनके ट्रेवल एजेंट्स हैं, उनको वो टिकटें वगैरह सेल करते हैं, तो उनको 90 डे का क्रेडिट पीरियड देते हैं और 90 डेज के बाद वो जो ट्रेवल एजेंट्स है वो ए कंपनी जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसको वो पेमेंट कर देते हैं। कंपनी 3 मंथ्स का क्रेडिट देती है। अब जब हम शुरू में इनिशियल विजिट में थे, मैनेजमेंट के टॉप पर्सन से इंक्वायरीज कर रहे थे, तो हमें बातों में पता चला और सीईओ ने CFO ने बताया कि हाउ एवर ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशंस ए नंबर ऑफ रिसीवेबल्स आर स्ट्रगलिंग टू पे। कोविड आ गया, कुछ और मसले मसाइल हो गए, तो बहुत सारे रिसीवेबल्स जो हैं वो हमें मुश्किल हो रही है उन्हें हमें 90 डे के अंदर अंदर पे करने में। अब रिक्वायरमेंट ये है एक क्वेश्चन में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। 2 आंसर्स मैंने बनाए हैं, इसमें से आपने ये दोनों पढ़ के मुझे बताना है इसमें से ऑडिट रिस्क के लिए एग्जाम में कौन सा आंसर लिखा जाए, आंसर नंबर 1 या आंसर नंबर 2। खुद पढ़ना है, स्पेंड अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन लेट मी नो थ्रू चैट। अब ये 2 आंसर मैंने एग्जाम में लिखने हैं, कौन से आंसर के ऊपर मुझे 1 नंबर मिलेगा या 2 नंबर मिलेंगे और कौन सा आंसर मेरा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। 1 इज राइट आंसर एंड द अदर इज रॉन्ग आंसर। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन ऑडिट रिस्क इन द अबव सिनेरियो। Okay, answer number 1, answer number 1, answer number 1, answer number 1,
आंसर नंबर 2 के हक में कोई आवाज बुलंद नहीं होगी जी। आंसर नंबर 1, हमजा, उमर, असद और भी ऊपर लोगों ने आंसर नंबर 1। So yes, absolutely right. Answer number 1 is the right answer in the context of the requirement of this question, which is identify and explain audit risk. जनाब ये तो आपको पहले से ही आता है माशाल्लाह, यानी कि मैंने तो कुछ बताया भी नहीं और आपने सही आंसर, इसका मतलब है आपको तो पहले से ही आता है, तो मुझे तो कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो कम से कम चलें आइडेंटिफाई तो हम कर रहे हैं ना, ये सही चीज है। अब अगली स्किल भी बना लेंगे कि इस तरह का आंसर एग्जाम में लिखना कैसे है ना। फिर असल चीज तो ये है, अब ये आपने एक बनी हुई चीज देख ली, इसका मतलब आपके अंदर से आवाज आ रही है, यू गाइस आर ट्रूली ऑडिटर। हाँ, ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आपके दिल से आवाज आ रही है कि हाँ ये सही आंसर है, ये गलत है। तो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब दिल धड़क रहा है हमारा ऑडिट वाला। ठीक है, हार्ट इज बीटिंग, फ्यूल इज पंपिंग। सो आपने कहा जनाब आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर, बट लिखना कैसे है एग्जाम में, व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक। सो आंसर नंबर 1 is the explanation of, sorry, answer number 1 is the explanation of audit risk। और जबकि जो आंसर नंबर 2 है ये बेसिकली हमने एक्सप्लेन कर दिया बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस को कौन सा, हमारा जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो थी ऑडिट रिस्क बताना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आंसर नंबर 1 इज राइट आंसर। आंसर नंबर 2 भी ठीक हो सकता था अगर रिक्वायरमेंट होती बिजनेस रिस्क बनाए। तो बिजनेस रिस्क अभी हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। बिजनेस रिस्क का मतलब सिंपल ये है कि उस सिचुएशन से कंपनी को क्या प्रॉब्लम है। अगर कंपनी के रिसीवेबल टाइम पे नहीं करेंगे तो कैश फ्लो के प्रॉब्लम होंगे। अगर कंपनी को उनके रिसीवेबल टाइम पे नहीं करेंगे, फिर कंपनी ने अपने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करनी है, पूरा वर्किंग कैपिटल साइकिल होता है, डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें इनफ्लो नहीं होगा, हम कैसे पे करेंगे, ज्यादा अच्छा सिचुएशन चलेगी नहीं, कंपनी जो है वो बंद हो सकती है, लिक्विडिटी के इश्यूज आ सकते हैं। वो अलहदा बात है, लिक्विडिटी की वजह से एक और ऑडिट रिस्क भी बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा गोइंग कंसर्न का, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बट बिजनेस रिस्क इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं था, हमने ऑडिट रिस्क। अब सवाल ये कि आपको कैसे पता चला, आपके अंदर से ये आवाज कैसे आई। लेट मी जस्ट टेल यू के आपके अंदर वो क्या स्कैनर था, क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस था, जिससे आप खुद भी वाकिफ नहीं है बट वो आपके अंदर है और उसने सही आंसर को आइडेंटिफाई कर दिया। तो लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट इन आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट ऑडिट रिस्क एक्सप्लेनेशन इन द एग्जाम। सो जो आंसर नंबर 1 है, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज हैं। जब भी आपको क्वेश्चन आए कि ऑडिट रिस्क लिखें, और एक क्वेश्चन के अंदर अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां पे मोर देन 5 ऑडिट रिस्क होंगे और आपने हर रिस्क को इसी तरह एक्सप्लेन करना होगा। तो बेसिकली हम 3 काम कर रहे हैं ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैं आपको एक टेक्निक देने लगा हूं, जिस तरह आपको याद होगा जब हमने ग्रेड बी कर रहे थे ऑडिट रिपोर्ट वाला क्वेश्चन, के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, तो हमने उसको भी कुछ 3 स्टेप्स में उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। किसी को याद है वो, जब हमने ऑडिट रिपोर्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था? हाँ, ISI, बिल्कुल ठीक है। 3 स्टेप्स में हमने कहा था अपने आपने आंसर को आपने बिल्ड करना है, उसमें ISI, बिल्कुल सही। पहला I क्या था? नहीं जी, आइडेंटिफाई नहीं था जवाब। I was not identify। क्या था I? इशू क्या है, बिल्कुल सही, आप बता। और इशू 2 तरह के हो सकते हैं, या अकाउंटिंग का इशू हो सकता है या ऑडिट का इशू होता है। और हमें पता है अकाउंटिंग का इशू है तो वो डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट की तरफ जाएगा, अगर ऑडिटिंग का इशू है तो वो लिमिटेशन ऑन स्कोप की तरफ जाएगा। ये IFRS के मसाइल हैं, ये ISAs के मसाइल हैं। एस से क्या बनता है?
देखिए मैं आपको फौरन शिफ्ट कर गया हूँ जरा, इस तरह हम रिवीजन भी करते जा रहे हैं। सिग्निफिकेंस कि जनाब ये जो अकाउंटिंग का इशू है, ऑडिटिंग का इशू है, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या? आपको पता है सिग्निफिकेंस के 3 दर्जे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ मैटर। वो कौन कौन बताएगा? क्या लिखा है मैंने? IM and MNP। MNP मुलर एंड फिप्स, वेरी गुड। इमटेरियल, या तो इशू इमटेरियल है, इग्नोर कर देंगे। मटेरियल है, विल टेक नोट ऑफ इट। और तीसरा है मटेरियल एंड परवेसिव। और सिग्निफिकेंस जज करने के लिए आपको पता है हमें क्वांटिटेटिव भी काम करना है और क्वालिटेटिव भी काम करना है। बिल्कुल ठीक। जब आपने ये इशू भी आइडेंटिफाई कर लिया, सिग्निफिकेंस भी देख ली, फिर उसके बाद नेक्स्ट आई क्या है? जवाब आइडेंटिफाई नहीं होगा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बताइए। और इम्पैक्ट भी 2 चीजों पे बताना है। कहाँ कहाँ इम्पैक्ट? इम्पैक्ट ऑन हाँ, इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन एंड इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट। इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन का मतलब है 700 वाला ओपिनियन देना है या 705, बस ये 2 स्टैंडर्ड्स हैं, या अनमॉडिफाइड ओपिनियन या मॉडिफाइड। और फिर मॉडिफाइड की भी 3 शक्लें हो सकती हैं, आप बताएंगे क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर। और फिर इसके साथ साथ आपको इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट भी बताना है, क्योंकि रिपोर्ट में ओपिनियन पैराग्राफ के अलावा और भी सेक्शंस होते हैं जहां पे हमारी ओपिनियन की वजह से या ओपिनियन के बगैर हमारी ऑडिट रिपोर्ट हिट हो सकती है। तो अगर मैं रिकॉल करूं, एक तो जब 705 में हम जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट में ओपिनियन के अलावा एक इम्पैक्ट आ जाता है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स या डिसऑर्डर, और कोई ऐसा स्टैंडर्ड जिससे हमारे ओपिनियन को इफेक्ट नहीं पड़ता बट रिपोर्ट में इफेक्ट पड़ेगा। वेरी गुड, 701, वाह जी वाह, जवाब ने सारा कुछ बता दिया। स्टैंडर्ड के नाम से याद करवा दें, 701 हो गया की ऑडिट मैटर। ये जो यही काम, इसी तरह की टेक्निक अब हम डेवलप करने लगे हैं ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। आइए जनाब, इसकी टेक्निक के ऊपर अब हम काम करते हैं। सो दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क, इसकी अप्रोच है, वो ISI थी ना, तो ये है FA स्क्वायर, FA स्क्वायर, FA एंड A। ओके, आइए देखते हैं कि इससे क्या चीजें बनती हैं। F से बनेगा फैक्ट्स, और ब्रैकेट में लिखने लगा हूँ फैक्ट्स आपने कहाँ से लेने हैं? सिनेरियो से। और ये बेसिकली होगा आपका एक बिजनेस रिस्क। फैक्ट के बाद आप आएंगे व्हाट इज द अकाउंटिंग इशू हियर। ये जो फैक्ट है, रिसीवेबल टाइम पे नहीं कर रहे, तो इस बात कौन से स्टैंडर्ड में ये लिखी हुई है जो हम फोर्सी कर रहे हैं कि शायद कंपनी स्टैंडर्ड की, इस स्टैंडर्ड के इस पैराग्राफ की कहीं नॉन कंप्लायंस ना कर दे, या हमें रिस्क ये है कि कंपनी हो सकता है ये ट्रीटमेंट करना भूल जाए या गलत कर दे। सो अकाउंटिंग इशू, और अकाउंटिंग इशू के अंदर यू नीड टू टेक केयर ऑफ
couple of things. Number one, always use some calculations कि यार वो मामला कितना है, वही मटीरियलिटी या सिग्निफिकेंस की बात हो रही। और अभी हम यही टेक्निक वो अपने आंसर के ऊपर अप्लाई भी करेंगे। जो आपके दिल ने गवाही दी थी कि ये ऑडिट रिस्क है, तो आप प्रूफ करेंगे कि वो क्यों गवाही दी गई थी, क्योंकि उसके पीछे ये मटेरियल वर्क आ। सो कैलकुलेशन, मटेरियलिटी। और दूसरा, आपको कोशिश करनी है कि कोई IFRS, कोई IAS या कोई जर्नल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट मेंशन करें कि जनाब ये गलत हो सकता है, यहाँ ये वाला मामला जो है वो खराब हो सकता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इशू के बाद व्हाट इज द ऑडिटिंग इशू। एज एन ऑडिटर अब हमें क्या तकलीफ है, और इसके अंदर भी कुछ ख्याल रखते हैं। एक तो हम इसमें बात करेंगे कि व्हाट आर दी, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन से एलिमेंट का जिक्र हो रहा है, क्या किसी एसेट की बात हो रही है, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू या एक्सपेंस। वो जो 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके बाद खाली एलिमेंट इन्वेंट्री रिसीवेबल कहना काफी नहीं है, उसके बाद उस एलिमेंट की कौन सी असर्शन में मसला है। यानी हम कहते हैं रिसीवेबल्स में प्रॉब्लम है, भाई रिसीवेबल में तो 6 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये 6 में एज ए फिगर ऑफ स्पीच नहीं कह रहा, आई लिटरली मीन देयर कुड बी 6 प्रॉब्लम्स इन इन्वेंट्री, देयर कुड बी ओनली बी 6 प्रॉब्लम्स इन रिसीवेबल्स, इन पेएबल्स, इन क्रेडिटर्स। और वो 6 प्रॉब्लम्स क्या हैं? PACCER, PACCOC। सो हमें पिन पॉइंट करना है कि एज एन ऑडिटर हमें क्या रिस्क है कि यार इस रिसीवेबल में एग्जिस्टेंस का मसला है, रिसीवेबल्स के अंदर एक्यूरेसी का मसला है। सो असर्शंस वही 2 तरह की, PACCER, PACCO। Elements, 5 elements of financial statements: assets, liabilities, equity, revenue, expense. 5 elements of financial statements. ALERE. Assets, liabilities, equity, revenue, expense. अच्छा, अगर assertions में मुश्किल लग रहा है तो मैं कुछ और आसानी भी पैदा करने लगा हूं। आपको मैं एक चॉइस देने लगा हूं कि अगर असर्शंस नहीं मजेदार आपको समझ आ रही हो, अभी मैं बताऊंगा कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गलती हो सकती है एग्जाम में, तो यहाँ असर्शन की जगह आप एक और तरीके से भी अपने आंसर को बिल्ड कर सकते हैं, और वो फिर तरीका होगा टॉक इन टर्म्स ऑफ ओवर या अंडरस्टेट। आप ये तो कह सकते हैं ना कि इस गलती की वजह से हमें रिस्क ये है कि कंपनी के रिसीवेबल्स ओवरस्टेट हो जाएंगे। हमें समझ नहीं आ रही कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन का मसला है या इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का मसला है, लेकिन ये समझ में आ रही है कि जो भी यहाँ गलती हो रही है, कंपनी लाइकलीहुड है कि इससे कंपनी की इन्वेंट्री ओवरस्टेट हो जाएगी, तो या अंडरस्टेट हो जाएगी। तो एक तरीका है कि आप इस तरह लिखें, ओवर या अंडरस्टेटमेंट। जरूरी नहीं कि कोई मसला हो तो उसमें हर दफा ओवर या अंडरस्टेटमेंट का ही मसला हो। ओवर या अंडरस्टेटमेंट के अलावा बाज दफा प्रेजेंटेशन के मसाइल होते हैं, वो करेक्ट जगह पे कंपनी ने उसको प्रेजेंट नहीं किया, डिस्क्लोजर के इश्यूज हो सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन के साथ में डिस्क्लोजर, कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया नोट्स टू दी अकाउंट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। और तीसरी मेन चीज एज एन ऑडिटर हो सकता है वहां पे कोई ऑडिटिंग के मसाइल हों, मीन टू से कोई आयसा का मसला। फॉर एग्जांपल हमें मैनेजमेंट शुरू में ही क्लियर कर दे कि जनाब हमने आपको रिप्रेजेंटेशंस कोई नहीं देनी। अब ये रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी, ये अकाउंटिंग मैटर नहीं है,
ये मैटर है ऑडिटिंग, क्योंकि आईसा 580 में लिखा हुआ है कि हमें जहां रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत हो वहां पे मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड ऑडिट रिप्रेजेंटेशंस, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो और ये डिटेक्शन रिस्क होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने आपके सामने एक पूरी शीट जो है टेक्निक वाली वो मैंने यहाँ पे नोट्स हमने बना लिए, फैक्ट, अकाउंटिंग इशू एंड ऑडिटिंग इशू। अगर आपने ये नोट कर लिया हो तो मैं वापस अपनी शीट पे चलता हूं और इस शीट को अप्लाई करता हूं जो हमने अभी क्वेश्चन क्लास में किया था, जो एक्टिविटी की थी हमने। ये ले जनाब, FAA, फैक्ट लिखा पहली लाइन में, उसके बाद अकाउंटिंग इशू एक्सप्लेन किया और उसके बाद एज एन ऑडिटर हमें क्या तकलीफ है। तो हमने अपने आंसर को अच्छा लिखना है। और मैं आपके साथ जब पास पेपर डिस्कस करूंगा तो आप देखेंगे एग्जामिनर ने ऑडिट रिस्क को इतने अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ, वो थोड़ा सा अकाउंटिंग इशू, थोड़ा सा ऑडिट करके 2-3-2.5 लाइनों का टोटल पॉइंट बना देता है। बट मैं आपके सामने आइडियल सिचुएशन दे रहा हूँ, आइडियल प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आइडियल टेक्निक दे रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट्स वाली गोल्ड मेडल वाली टेक्निक है। अच्छा तैयार करके जाएंगे, फिर इसमें से थोड़ा आप कम भी लिख देंगे तो गुजारा चल जाएगा। अगर हम पढ़ के ही टूटा फूटा जाएंगे तो फिर एग्जाम में उतनी परफॉर्मेंस करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको एक बड़ी आइडियल जो है वो टेक्निक दे रहा हूँ। फैक्ट, कुछ भी नहीं करना, फैक्ट तो आपने सिनेरियो से वर्डिंग उठानी है। ये ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेडिंग नंबर ऑफ रिसीवेबल्स आर स्ट्रगलिंग टू पे, ये तो क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन का वो पॉइंट जहां पे आप समझते हैं कोई ऑडिट रिस्क है, वो स्टेटमेंट वहां पे हमेशा बेहतर होता है कोई इंट्रोडक्शन दे दें, क्या जनाब ये मसला है। तो मैंने वो ये जो फैक्ट हैं, और ये बिजनेस रिस्क है ना, ये तो मुझे कंपनी नहीं बताया, बिजनेस वाले पर्सन नहीं बताया कि यार हमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो उन्होंने हमने लिख दिया कि ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन ए नंबर ऑफ रिसीवेबल्स आर स्ट्रगलिंग टू पे। मैं अपने वर्ड भी चूज करता था, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। टेक्निकली मैंने वो सिनेरियो सी वर्डिंग बोरो की, देखें एज इट इज लिख दिया, ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन नंबर ऑफ रिसीवेबल्स आर स्ट्रगलिंग टू पे, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज a business risk which the business is facing right now. Next step, ऑडिटर के दिमाग में 2 कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, 2 डिकोडर्स लगे हुए हैं। क्लाइंट के साथ हम जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उस सारी चीज को ट्रांसलेटर डीकोडर नंबर 1 के अंदर फेंकना है, और उस ट्रांसलेटर और डीकोडर का नाम है अकाउंटिंग। ऑडिट तो बात की बात आएगी, सबसे पहले ऑडिटर को अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होना जरूरी है। लाइक एज आई से, ओनली अ गुड अकाउंटेंट कैन बी अ गुड ऑडिटर, क्योंकि हमने ऑडिट में चेक क्या करना है, ऑडिट में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ही चेक करने हैं। तो अगर हमें अकाउंटिंग ही नहीं आती होगी तो हम ऑडिटर किस काम के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस फैक्ट को अकाउंटिंग वाले डिकोडर अपने दिमाग के उस हिस्से में फेंकें एंड कम अप, try and come up with an accounting standard that describes this situation, and you as an auditor foresee that management may have made a non-compliance deliberately or innocently of this. So हमें पता है, हमारे ज़हन को क्लिक हुआ कि अच्छा यार अगर रिसीवेबल्स टाइम पे पे नहीं कर रहे तो कौन सा स्टैंडर्ड है। सबसे पहले देखें अकाउंटिंग इशू में, मैंने सबसे पहले उसकी वेटेज, उसकी सिग्निफिकेंस मेंशन कर दी, और ये उस क्वेश्चन में डेटा मेरे पास गिवन होगा, मैंने यहाँ पे नहीं डाला ऊपर, बट क्वेश्चन जब पूरा होता है मुझे पता चलता है रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू दिस है, टोटल एसेट्स दिए जाते हैं, मैंने कैलकुलेट किया कि रिसीवेबल्स एग्रीगेट टू 5% ऑफ टोटल एसेट्स। आगे अब वो डिकोडर वाली बात, एज पर IFRS 9, देखें एग्जाम में IFRS 9 का नंबर देना जरूरी नहीं है, लेकिन आगे जो लिखा है वो बताना जरूरी है। सो रेफरेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द मैटर इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप खाली कहेंगे ना देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ IFRS 9, 0 नंबर। IFRS 9 में तो 100 से ज्यादा बातें लिखी हुई हैं, आप कौन सी बात का जिक्र करें। तो खाली स्टैंडर्ड लिखना काफी नहीं है, देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ IAS 2, देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ IAS 16, कोई नंबर नहीं मिलेगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो बताना जरूरी है। ये एडिशनल तड़का है, दाल अच्छी बनाए
उसके ऊपर स्टैंडर्ड वो आप प्याज का लहसुन का तड़का लगा देंगे तो खुशबू अच्छी आएगी, मजा आएगा, बट उसके लिए फूड बनी होनी जरूरी है। तो आपने फूड बनाई नहीं, खाली तड़का लगा दी है, फ्राई पैन में तड़का लगा के लिए है कि जी एज पर IFRS 9 देयर इज अ रिस्क, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो अब देखें एज पर IFRS 9 इफ रिसीवेबल, अब ये वो डिकोडर लगा हुआ है, मैं वो क्लाइंट की बताई हुई बात बिजनेस रिस्क फैक्ट को ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अकाउंटिंग की चक्की में डाल के उसका एक अकाउंटिंग सेवी आंसर निकाल रहा हूँ। एज पर IFRS 9 इफ रिसीवेबल्स आर फेसिंग फाइनेंसिंग डिफिकल्टीज then the future cash flows may not be, अभी देखो गाड़ी गाड़ी बातें जो आप CFAB 1 के अंदर सीख रहे हैं या सीख चुके हैं। और आप याद करें मेरा फर्स्ट डेज के लेक्चर्स में कह रहा था कि CFAB 6 के लिए जरूरी है कि आप कम अज कम एज अ मिनिमम आप CFAB 1 साथ साथ जरूर पढ़ रहे हो। तो इसी वजह से, क्योंकि अगर हमने CFAB 1 नहीं पढ़ा तो हमें IFRS 9 स्टेज 3 क्रेडिट इम्पेयरमेंट आप में से कुछ लोग पढ़ लिए हैं, कुछ लोग अभी पढ़ने वाले होंगे, तो इसलिए ये जरूरी है इस स्टेज के ऊपर। अगर हमने CFAB 1 नहीं पढ़ रखा तो फिर ऑडिट का पेपर हम एग्जाम में अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो जनाब एक बार दोबारा वन मोर टाइम, एज पर IFRS 9 इफ रिसीवेबल्स आर फेसिंग, ये फाइनेंसिंग की जगह ना इसको ठीक कर लें, इसको आप चेंज कर लें फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ये थोड़ा सा मेरे से फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। प्लीज मेक अ करेक्शन। सो एज पर IFRS 9 इफ रिसीवेबल्स आर फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देन the future cash flows may not be fully recoverable and hence there is an indication of stage 3 credit impairment। टाडा ये नंबर है काउंटिंग इशू। ये आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि क्लाइंट की कोई भी कही भी बात, आपकी कोई भी देखा हुआ डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑब्जर्व की हुई बात, कोई भी एनालिटिकल की कैलकुलेशन परसेंटेज का ऊपर नीचे होना आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करे अरे यार ये मसला हो गया। ठीक है, यहाँ पे रुक के जरा कुछ अकाउंटिंग इश्यूज की और बात करते हैं। आप ऑडिट कर रहे हैं और वो स्टार्ट हुआ है जी, इनिशियल विजिट है, क्लाइंट कहता है जी हमें ना हमारी इन्वेंट्री जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है ईयर एंड के ऊपर। उसने एक बात हमारा गोदाम भरा हुआ है, चीजें बिक नहीं रही, कोविड की वजह से हमारा वो सारा स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ये एक फैक्ट है। ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक इज लाइंग इन द स्टोर। कहाँ जेन जाएगा ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टॉक? तो कौन सा ऐसा अकाउंटिंग इश्यू ट्रिगर हो जाना, अरे यार ये मसला हो सकता है, इतना ज्यादा स्टॉक। NRV IS2 यार ये स्टॉक है, पता नहीं इनका नॉर्मल प्राइस में बिकेगा नहीं बिकेगा, डिमांड है नहीं, तो कंपनी को तो क्लियरेंस सेल लगानी पड़ेगी, डिस्काउंट लगाना पड़ेगा, तो इसकी तो NRV कॉस्ट है कहीं कम ना हो, कहीं कम ना हो। और एक चीज और याद रखें, हमने अभी कोई फतवा नहीं देना, अभी आगे लैंग्वेज में भी गौर कीजिएगा, देयर इज अ रिस्क, देयर इज एन इंक्रीज। अभी फतवा नहीं देना कि ऐसा गलती हो चुकी है, ये तो हम फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा के कंफर्म करेंगे कि ऐसी मटेरियल में स्टेटमेंट हुई है या नहीं हुई है। इस वक्त इस स्टेज पे हम सिर्फ अपने टारगेट एरियाज आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि यार ऑडिट में ये वो जगह हैं जहां पे हमें ज्यादा तवज्जो देनी है, यहाँ पे ज्यादा प्रोसीजर लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। बट क्या मिस स्टेटमेंट हुई है या नहीं हुई, दिस रिमेन्स टू बी सीन, और ये कब पता चलेगा जब हम प्रोसीजर्स लगा लेंगे। तो इस वक्त हम सिर्फ आइडेंटिफाई करें यार यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। सो वेरी गुड, बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है, जेन चला जाएगा IS2 लोअर ऑफ कॉस्ट NRV। एक और एग्जांपल, कंपनी अपनी प्रोडक्ट सेल करती है विद 1 ईयर वारंटी। ये कंपनी में हमने अपनी प्रोडक्ट है, इस साल हमने ना नई टर्म शुरू किया कि हम उसको 1 साल की वारंटी से, क्या मसला हो सकता है? कहाँ जेन जाएगा? कंपनी अपनी चीजें बेच रही है वारंटी के साथ, वारंटी की प्रोविजन सही कैलकुलेट हुई है, वेरी गुड, आई लव इट असर साहब, IFRS 15 वेरी गुड। और वारंटी भी फिर 2 तरह की होती है, वो IFRS 15 में हम देखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, और इशू देखते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, हमने करनी है प्रैक्टिस, लेकिन जरा हम
आइडिया ले लें कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है। आपके पास ड्राफ्ट अकाउंट है, ड्राफ्ट अकाउंट आपके हाथ में आए, आपकी नजर एक एसेट पे पड़ती है, नॉन करंट एसेट पे, उसका नाम है डिफर्ड टैक्स एसेट। डिफर्ड टैक्स एसेट, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आपने ऑब्जर्व किया कंपनी के ड्राफ्ट अकाउंट जो ऑडिट के लिए है, डिफर्ड टैक्स एसेट, क्या ज़हन में जाएगा, क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या मसला हो सकता है, सिर्फ डिफर्ड टैक्स एसेट की वजह से, और कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं। क्या रिस्क हो सकता है डिफर्ड टैक्स एसेट? कंपनी ने डिफर्ड लायबिलिटी ने डिफर्ड टैक्स एसेट है। हमजा बड़ा अच्छा इंडिकेट किया फ्यूचर प्रॉफिट, थोड़ा इलेबोरेट करें इसको, अच्छी वर्डिंग लिखनी है, अच्छा पॉइंट बताना है। डिफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है, बहुत बड़ा ऑडिट रिस्क है, बहुत बड़ा ऑडिट रिस्क है, जरूरी नहीं गलत हो लेकिन रिस्क है, चेक करना पड़ेगा। डिफर्ड टैक्स एसेट, हाँ फ्यूचर रिकवरेबल, ये वर्ड है यार, ये डिफर्ड टैक्स एसेट IAS 12 कहता है आप डिफर्ड टैक्स एसेट टू द अमाउंट ऑफ इट्स रिकवरेबिलिटी सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये अमाउंट आपके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है तो अलाउ नहीं है। तो रिस्क ये होगा कि पता नहीं है डिफर्ड टैक्स एसेट रिकवरेबल है या नहीं है। और रिकवरेबल की फर्दर एक्सप्लेनेशन है, डिफर्ड टैक्स एसेट कैसे रिकवर होता है, दो तरीकों से, या तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स हो, क्लाइंट प्रोजेक्शन बनाएगा, अभी हमारे प्रोसीजर्स होंगे क्योंकि इसी रिस्क से प्रोसीजर निकलने हैं। प्रोजेक्शन दिखाएं जी अगले 3 साल 5 साल की आपके पास एनफ टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं जिसके अगेंस्ट डिफर्ड टैक्स एसेट आप एडजस्ट कर लेंगे। या दूसरा फ्यूचर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस, ये रिस्क है। रिस्क ये है कि पता नहीं कंपनी का फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट और टैक्स, क्योंकि पिछले 5 सालों से तो कंपनी लॉस में जा रही है ना, आपके शक को और थोड़ी सी तकवीयत मिल रही है। सो फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स हैं, फ्यूचर टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस है। वेरी गुड। तो एक चीज देखते ही आपका जहन में आ गया कि जनाब ये ऑडिट रिस्क है। इस तरह आपको ऑडिट रिस्क के क्वेश्चन के अंदर आपने फैक्ट्स को, वो फैक्ट इंक्वायरी की शक्ल में भी हो सकते हैं, ड्राफ्ट फाइनेंशियल की सूरत में भी हो सकते हैं, कहीं भी पढ़े होंगे, न्यूमेरिकली दिया गया होगा, वर्ड्स में दिया गया होगा। आपने, आपकी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि हर फैक्ट को आप अकाउंटिंग इशू के अंदर कन्वर्ट कर लें। जब हमने इस फैक्ट को अकाउंटिंग इशू के अंदर कन्वर्ट कर लिया लाइक एन अकाउंटेंट, तीसरा स्टेप, अब फैक्ट को अकाउंटिंग इशू में बनाया, अब बताना है एज एन ऑडिटर आपको तकलीफ क्या है, आपको क्या लगता है एज एन ऑडिटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से एलिमेंट, कौन सी असर्शन में जाके कोई खराबी होने का रिस्क है। तो देखिए, ड्यू टू डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन नंबर ऑफ रिसीवेबल्स आर स्ट्रगलिंग टू पे। As per IFRS 9, if receivables are facing financial difficulties and future cash flows may not be fully recoverable, and hence there is an indication of stage 3 credit impairment. अब देखें, as an auditor, therefore there is an increased risk that receivables may be overstated and not accurately recorded and properly valued in the financial स्टेटमेंट। तो देखें मैंने कैसे इंटेलिजेंटली अपनी सारी चीजों को यूज कर लिया। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट का भी जिक्र किया, एसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट एन एसेट, और कौन से एसेट की बात करें, रिसीवेबल्स। तो मैंने इस लास्ट पैराग्राफ में रिसीवेबल का जिक्र किया, असर्शन का भी मैंने जिक्र कर दिया, एक्यूरेसी, कि वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं होगा। असर साहब ने पूछा था एलोकेशन, तो अगर वो क्रेडिट 3 की इंपेयरमेंट है तो उसकी सही एक्यूरेटली वैल्यू होना चाहिए, और उसके ऊपर जो क्रेडिट इंपेयरमेंट का जो लॉस है वो प्रॉपरली एलोकेट होना चाहिए, एसेट की रिसीवेबल के अमाउंट में से निकल के इनकम स्टेटमेंट को चार्ज हो जाना चाहिए। और मैंने असर्शन के अलावा और भी बातें की समझाने के लिए, तो वो बाज़ दफा असर्शन नहीं समझ आती, तो आप ये तो कह सकते हैं ना कि अगर रिसीवेबल पे इंपेयरमेंट का रिस्क हो और कंपनी ने इंपेयरमेंट ना रिकॉर्ड की हो तो देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। किसी क्वेश्चन में कोई ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट की बात नहीं होती, कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर नहीं दिया होता, तो अब उसमें तो ओवर अंडर स्टेटमेंट नहीं, आप कहेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ ओमिशन ऑफ दिस डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी ने ये डिस्क्लोजर ओमिट कर दिया। एक रिस्क प्रेजेंटेशन की एग्जांपल देता हूं, कंपनी का एक लोन है, 5 साल का लोन था, और उसकी वन ऑफ द कंडीशन ये थी कि आप कोई भी जो इंटरेस्ट की पेमेंट है एनुअल वो आप डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अगर आपने इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली ना की तो ये लोन इमीडिएटली पेएबल हो जाएगा।
आपको नजर आया कि इस साल कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं की और कंपनी ने लोन लॉन्ग टर्म में शो किया हुआ, क्या रिस्क है? ओवर अंडर स्टेटमेंट नहीं है, लोन तो है 100 मिलियन का ही आना है, प्रेजेंटेशन का इशू है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म प्रेजेंट किया, उसको क्या होना चाहिए? करंट लायबिलिटी। तो कई दफा ज्यादातर ओवर अंडर स्टेटमेंट के मसले होंगे, लेकिन कई कई दफा प्रेजेंटेशन के मसले होते हैं, कई दफा डिस्क्लोजर के इशू होते हैं, और कई दफा ये ऑडिट के इश्यूज भी होते हैं, जिसको हम फिर डिटेक्शन रिस्क की बात करते हैं। सो ये देखें जनाब, मैंने आपके सामने एफ, ए और ए। सो फर्स्ट यू नीड टू बी अ गुड ऑब्जर्वर ऑफ थिंग्स। ये जो है ना फैक्ट, सिनेरियो, डिस्कशन कैसे हेल्ड करनी है, कैसे बात उगलवानी है, कैसे बातें आपके सामने आनी है, उसका एक्सपर्ट होना चाहिए। देन you need to be an accountant and then an auditor. So ये टेक्निक है FAA। यहां तक आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम अब प्रैक्टिस एरिया में जा रहे हैं। अब हमने रियल लाइफ क्वेश्चंस करने हैं, एक क्लास क्वेश्चन करेंगे और फिर हम उसके बाद जी ISA वाली, हाँ ISA वाली एग्जांपल मैंने आपको दी कि क्लाइंट ने शुरू में कह दिया जनाब हमने कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं देनी, क्लाइंट ने कहा कि जनाब ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, हम आपको लीगल एडवाइजर से कंफर्मेशन नहीं लेने देंगे। तो वो जो बात ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखी है, जो लिमिटेशन की तरफ जाती हैं, याद रखें वो जितनी लिमिटेशंस होती है ना लिमिट, वो हमारे डिटेक्शन रिस्क है। कंपनी कह रही है कि जनाब हमने आपको पिछले साल का कोई रिकॉर्ड नहीं देना, ये रिकॉर्ड जल गया, अवेलेबल नहीं है, सो वो ISA ऑडिटिंग इशू मीन लिमिटेशन, डिटेक्शन रिस्क, क्या आपको प्रोसीजर नहीं लगा पाएंगे। करेंगे ये भी एग्जांपल, डिटेक्शन रिस्क की बात भी करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन पूछा है जी ए कदीर ने के प्रेजेंटेशन, मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी प्रेजेंटेशन के इशू की। कंपनी का एक करंट लोन है, कंपनी ने उसको लॉन्ग टर्म शो किया ताकि अपनी करंट रेशो ठीक कर लें, तो लोन तो उतना ही रहना है, लोन तो लोन है, 100 मिलियन को वो चेंज नहीं करे, बट उसको प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया। दैट शुड हैव बीन क्लासिफाइड और प्रेजेंटेड एज करंट, और कंपनी ने उसको नॉन करंट शो किया। सो प्रेजेंटेशन के अंदर डिस्क्लोजर्स भी शामिल होते हैं जो नोट्स टू द अकाउंट्स में होते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। तो फिर हम एक ना शुरू में जरा एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन ऑडिट रिस्क का पकड़ते हैं। आई वुड से कि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, बट इसको अच्छी तरह करके समझ के कल फिर हम इंशाल्लाह एग्जाम लेवल के क्वेश्चन, बड़ों वाले क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। सो आए जनाब, ये क्लास क्वेश्चन, ये हमारी शीट है, और अब आपने ये खुद भी साथ साथ एक्टिविटी करनी है, खुद आपने लिखना है रिस्क और मुझे बताना है, और फिर हम देखते हैं। Okay, Ji, we have a 10-mark question here. Requirement: explain 5 audit risks and the auditor's response to each risk. तो ये जो auditor response वाला एरिया, ये अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम अभी हम सिर्फ ये देखने लगे हैं explain 5 audit risk, और 10 मार्क्स हैं, तो हर रिस्क का एक एक नंबर है, और एक एक नंबर जो था वो रिस्पॉन्स या प्रोसीजर्स का था। तो हमारी डिस्कशन इसके गिर्द इवॉल्व करेगी। और ऑडिट रिस्क का मतलब है हर रिस्क के लिए FAA। अब कितनी डिटेल लिखनी है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। ये जरूरी नहीं कि 3 FAA 3 लाइनें या 3 पैराग्राफ ही बनाने हैं, ये आपका बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है कि आपने एक ऑडिट रिस्क को एक्सप्लेन करते हुए इन 3 लाइंस के ऊपर सोचने के सिनेरियो, अकाउंटिंग एंड ऑडिट, तो तीनों मर्ज करके भी आप 2-2.5 लाइनों के अंदर सारी बात कर सकते हैं। ये कोई एज अ रिचुअल आपने फॉलो नहीं करना कि हर ऑडिट रिस्क के लिए इस तरह आप 3 छोटे छोटे पैराग्राफ बनाएं
और लंबा लंबा करके लिखें, लेकिन मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दी है उसके अंदर। सो ऑडिट रिस्क, आइए देख, यू आर द ऑडिट सुपरवाइजर ऑफ Siegel and Company and are currently planning the audit of your existing client, Eagle Heating Company, for the year ending 31st December 2014. Eagle manufactures and sells heating and plumbing equipment to a number of home improvement stores across the country. अच्छा जी, आए पढ़ते हैं। सबसे पहला रिस्क जो है, मैं ना जरा, चूंकि अभी हम लर्न कर रहे हैं तो मैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पहले जो है वो रीड करूंगा। मैं यहाँ से पढ़ने लगा हूँ। सिनेरियो हमने समझ लिया, हम ऑडिट सुपरवाइजर हैं, ऑडिट कर रहे हैं ईगल हीटिंग कंपनी का 31 दिसंबर 2014, यहाँ से लेके ये पॉइंट पर। He also notified your manager that one of Eagle's key customers has been experiencing financial difficulties. Therefore, Eagle has agreed that the customer can take a 6-month payment break, after which payments will continue as normal. The finance director does not believe that any allowance is required against this receivable. अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह का मिलता जुलता पॉइंट है जो भी हमने क्लास में एक्टिविटी की थी, लेकिन अब आपने इसी फैक्ट को यूज करके अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इशू बना के मुझे आपने लिख के बताना है। आप अपने पास नोटबुक्स में ये जो मैंने कोट अनकोट फैक्ट बनाया है, इससे मुझे बताएं एग्जाम में आपने अगर ऑडिट रिस्क लिखना हो तो कैसे आप लिखेंगे, फैक्ट क्या है, अकाउंटिंग इशू क्या है और यहाँ पे ऑडिटिंग। इस वक्त तो बहुत बड़ी बिग हिंट है आपके पास, वो ऑलरेडी जो एक्टिविटी है, सिर्फ प्रॉब्ली आपने फैक्ट चेंज करने हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द आंसर इज प्रीटी मच द सेम। शाबाश, ट्राई करें, 2-3 मिनट लें, लिखें इसे। जी शाबाश। रिसीवेबल्स, हाँ वही। जी जवाद साहब लिख रहे हैं ना आप?
ओके गुड, शाबाश। नहीं नहीं, हर किसी का अपना, हाँ, यानी हर पॉइंट के अंदर वो तीन बातें हैं, एफ ए, यस। अभी तो सिर्फ एक लिख रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। हाँ भाई उसका ही है, अभी एक ही बात की है, और तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। अच्छा जी, चलें आए, मैं अब आपको इसका दिखाता हूँ एज पार्ट ऑफ आर लर्निंग एक्टिविटी के इसका सजेस्टेड आंसर क्या है और एफ ए कैसे जो है यहाँ पे अप्लाई हुआ है। इससे नेक्स्ट शीट में इसके आंसर्स भी हैं, तो अगर आप गौर करें इसमें नोट करें, ये जो दो पैराग्राफ्स हैं, बल्कि नहीं सॉरी, दो करते हैं, टू पैराग्राफ यहाँ तक। देखते हैं जी कैसे ये अप्लाई हुआ। A key customer of Eagle has been experiencing financial difficulties and Eagle has agreed a 6-month payment break. However, finance director does not believe an allowance is required. ये कौन सी requirement पूरी की ये लिख के? F, F, बिल्कुल ठीक। अब आपको मैंने बताया था फैक्ट के बाद अकाउंटिंग और फिर ऑडिटिंग। If the customer is experiencing financing difficulties, there is an increased risk that receivable is not recoverable and hence is overvalued. तो अब देखें, उसने कोई IFRS 9 का जिक्र नहीं किया, कोई उसने बात नहीं, उसने बड़ा सिंपल करके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को यहाँ पे मर्ज करके उसने बात कर ली। इंक्रीज रिस्क में नॉट रिकवरेबल एंड हेंस इज ओवरवैल्यूड, उसमें ऑडिट की बात भी कर दी और अकाउंटिंग की बात भी कर दी। रिसीवेबल इज नॉट रिकवरेबल ये अकाउंटिंग की बात है, एंड इज ओवरवैल्यूड ये ऑडिटिंग इशू की बात है। बट आपका आंसर और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आप बल्कि उसी तरह हाँ स्पेसिफिक प्रोविजन, क्रेडिट इम्पेयरमेंट की बात करें, स्टेज 3 की बात करें, जितना आपको मार्क्स और टाइम अलाउ करें उसमें उतना गुड़ डालें उतना मीठा होगा। बट मार्क्स को जरूर कंसिडर कर लेंगे, पर ऑडिट रिस्क के मार्क्स कितने बन रहे हैं। अच्छा चले आए, अब हम बाकी देखते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ से जी। ईगल हैज एक्सपीरियंस्ड इंक्रीज्ड कंपटीशन and as a result, in order to maintain its current level of sales, it has decreased the selling prices of its products significantly since September 2014. The finance director has informed your audit manager that he expects increased inventory levels at the year end. नॉर्मल जो सेल प्राइस है उस पर चीजें बिक नहीं रही, तो कंपनी ने डिस्काउंट लगा दिया, बाय वन गेट वन है, B1G1 50% ऑफ, और साथ साथ ये भी बता दिया कि हमारे पास भी बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है। ओके, हमजा कह रहे हैं, उमर भी कह रहे हैं IS2, और हमजा कह रहे हैं IS2 नेट रिलाइजेबल वैल्यू इशू ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। बिल्कुल सही, यही है जी, बिल्कुल ठीक। तो जब इतनी सारी, तो कंपनी ने जब प्राइसेस नीचे कर दी हैं तो रिस्क ये इतनी नीचे ना कर दी हो कि वो कॉस्ट प्राइस से नीचे चली जाए। तो
और ये ना हो कि फिर एनआरवी के ऊपर कैलकुलेट करना पड़े। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, सपोज कंपनी का इस तरह से था कि कंपनी की जो सेल प्राइस है वो 100 है नॉर्मल, और जो उनकी कॉस्ट है वो 80 है, और 20 रुपीज जो है वो उनका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये उनका कॉस्ट का स्ट्रक्चर है। 80 की चीज वो 100 में बेचते हैं। अब हमें उन्होंने बताया भाई हमारी चीजें 100 की नहीं बिक रही, तो हमने डिस्काउंट लगा दिया। अभी कोई तफसील नहीं है, डिस्काउंट 10% लगा, 20% लगा, लेकिन एक जहन में और सिग्निफिकेंट है। हमें डर ये है कि कंपनी ने कहीं ऐसा ना हो कि सपोज इस पे अगर वो डिस्काउंट सपोज 50% कर देते हैं, हाँ 50%, तो इसका मतलब है तो कंपनी तो सेल करेगी 50, कंपनी की कॉस्ट तो 80 है, इसका मतलब है कंपनी को तो 30 का फिर ग्रॉस लॉस हो जाना है। तो ग्रॉस लॉस है, या कंपनी की अगर सेल प्राइस कॉस्ट से कम हो गई है, तो फिर वो जो इतनी सारी इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ी हुई है वो 80 पे वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 80 पे वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, इस वक्त एनआरवी क्या है 50, तो उस इन्वेंट्री के ऊपर ये 30 की राइट ऑफ या प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। देर इज अ रिस्क। हमें नहीं पता डिस्काउंट कितना दिया, अभी उसने जर्नल बात की है, बट हमारा जहन फोकस्ड हो गया, फिक्स हो गया कि यार ये ध्यान से देखना पड़ेगा कहीं डिस्काउंट इतना कम ना हो जाए कि वो कॉस्ट से नीचे चला जाए, तो फिर जो कंपनी की इन्वेंट्री बेशुमार पड़ी है वो कहीं ओवरस्टेटेड ना हो। एज पार्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी आइए मैं इसके भी फैक्ट, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग इशू आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और ये हैं ये पहले दो पैराग्राफ, गौर कीजिएगा। फैक्ट्स, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इशू। Eagle Eating Company has decreased the selling price of product significantly since September 2014, and there are increased levels of inventory expected at the year end. ठीक है, क्या है ये, क्या लिखा हमने? फैक्ट, सिंपल फैक्चुअल बात। आगे देखें, इट इज पॉसिबल, देखिए चांस में बात करनी, कभी ये ना कीजिए देर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देर इज अ रिस्क, इट इज पॉसिबल, इट इज लाइकली, इट सीम्स, इंक्रीज रिस्क। So it is possible that the selling price may have fallen so that the net, अब ये काउंटिंग शुरू हो गई NRV, so that the net realizable value of inventory is below cost। और इस दफा IS2 का भी जिक्र है। IS2 requires inventory to be stated at the lower of cost and NRV। तो यहां से लेके यहां तक अकाउंटिंग इशू, ऑडिटिंग इशू सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में। Hence it is possible that inventory is overstated। अब देखें, ये वो अपने आप को ना हमने कैमोफ्लेज किया, हमने कहा ओवरस्टेट, हमें हालांकि इन्वेंट्री में 6 जगह में से कहीं जगह मसला होगा ना। कौन सी असर्शन इफेक्ट होती लग रही है इस मसले के? इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस का मसला है, प्रेजेंटेशन का मसला है, क्या मसला है? एक्यूरेसी, सही अमाउंट पे एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन। लेकिन इस सारी चीज से बचने का तरीका, इस फड्डे में पड़े कि यार मैं एग्जिस्टेंस लिखूं, एक्यूरेसी लिखूं, कंप्लीट गलती ना हो जाए, बेस्ट तरीका है ये तो समझ आ रही है ना, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देयर इज अ रिस्क ऑफ अंडर स्टेटमेंट। तो ये आपकी सेफ अप्रोच होगी, ठीक है, आप एक्सपोज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लिख दिया देयर इज अ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री, तो गलत हो जाएगा। कंप्लीटनेस का इशू नहीं है यहाँ, तो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन का मसला है। इसलिए लेकिन ये है फिर सर्टिफिकेट अप्रोच, गोल्ड मेडल अप्रोच, कि जिसमें फिर बहुत, या तो फिर इस अप्रोच में होता है या लंबे ही आते हैं या फिर लंबे ही जाते हैं। ठीक है, सही होगा तो फिर बहुत ही सही होगा, और अगर वो गलत हो गया तो वो गलत होगा। तो इन बिटवीन सेफेस्ट अप्रोच 50+ मार्क्स, सेफ क्वालिफिकेशन वाली अप्रोच ये है। ओवर अंडर स्टेटमेंट में बात कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, वो जो भी असर्शन होगी वो खुद ही कवर हो जाएगी। सो ओवर अंडर स्टेटमेंट या प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर, वरना आप बेस्ट ये है गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट अप्रोच के असर्शन आइडेंटिफाई कीजिए जी। अच्छा जी, तो हमने अभी तक दो जो हैं इसमें रिस्क निकाले, आइए और पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। इन October 2014 the financial controller of Eagle was dismissed। He had been employed by the company for over 20 years and he has threatened to sue the company for unfair dismissal। रुक जाएं, बड़ा कॉमन रिस्क
किसी को निकाल दिया, उसने कहा टेक यू टू द कोर्ट, मैं सू कर दूंगा। ये फैक्ट है आपके सामने लिखा, कॉपी पेस्ट कर देना। मुझे बताएं इससे अकाउंटिंग इशू क्या बनेगा? थ्रेट, सू, मुकदमा, अकाउंटिंग इशू, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। हाँ, वो कौन सा स्टैंडर्ड है? 37 प्रोविजन कंटीजेंसीज। हाँ, अब हमें नहीं पता यहाँ प्रोविजन की जरूरत है, प्रोविजन करनी है, हो सकता है कंटीजेंट लायबिलिटी, वो तो देखना पड़ेगा ना। आउटफ्लो प्रोबेबल है तो प्रोविजन होनी चाहिए, आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है तो कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर आउटफ्लो रिमोट है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिट रिस्क क्या हुआ? रिस्क ये हुआ कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजन का रिस्क हो सकता है, या ओमिशन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर। हाँ, या ओमिशन ऑफ डिस्क्लोजर है ना, कि कंटीजेंट लायबिलिटी। तो अगर प्रोविजन होनी है तो प्रोविजन अंडर स्टेट होगी, और अगर कंटीजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर बनता है तो रिस्क ये है कि वो डिस्क्लोजर मे नॉट हैव बीन गिवन बाय दी कंपनी। अब देखें, इस रिस्क के अंदर ना 2-3 प्रोपोजिशंस बन रही हैं। इसमें प्रोविजन भी हो सकता है, कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए कैसे हमने इसको लिखा है यहाँ पे। जरा गौर कीजिएगा कैसे इंटेलिजेंटली हमने चीजों को यहाँ पे फोकस करना। The financial controller of Eagle was dismissed in October and is threatening to sue the company for unfair dismissal. Facts. अब देखें, अकाउंटिंग शुरू हो रही है। If accounting or auditing, if it is probable that Eagle will make payment to financial controller, a provision for unfair dismissal is required. अब ये I-30 as per I-37 नहीं लिख रहा वो, तो और वो जरूरी भी नहीं है। मैंने कहा वो तड़का है, बट ये बात लिखनी जरूरी है, प्रोबेबल आउटफ्लो नंबर इसके हैं। इफ पेमेंट इज पॉसिबल देन रादर देन, यानी इफ पेमेंट इज पॉसिबल रादर देन प्रोबेबल, ए कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोजर वुड बी नेसेसरी। ठीक हो गया। अब आगे देखें, इफ ईगल हैज नॉट डन दिस, अब ऑडिटिंग शुरू हो गई, देयर इज अ रिस्क ओवर द कंप्लीटनेस ऑफ एनी प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आपने दोनों, कई दफा आपको रिस्क में 2 सिनेरियोस कवर करने पड़ेंगे। यार ये भी हो सकता है, अगर ये हुआ तो ये रिस्क है, और अगर बात ये हुई तो फिर दूसरा रिस्क होगा। सो आई एम लीविंग यू विद दिस क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन को प्लीज खुद से पढ़ना है, खुद से जितने रिस्क निकलते हैं वो निकलें, और एज पार्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी इसका जो है सोल्यूशन भी देखें। पहले खुद लिखें, फिर सोल्यूशन से मैच करें, और कल फिर हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने और चीजें भी बिल्ड करेंगे और देखेंगे। एंड टुमारो वी विल डू मोर प्रैक्टिस ऑफ ऑडिट रिस्क, एग्जाम लेवल प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे, और फर्दर बातें भी इसके अंदर सीखेंगे। सो आई बिलीव इट वाज अ गुड सेशन। हाईलाइट ऑफ दिस सेशन वाज FAA अप्रोच, फैक्ट, अकाउंटिंग इशू एंड ऑडिटिंग इशू। ओके जी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी? इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी तो करेक्ट नहीं है। ओके, देखें, जब हम इन्वेंट्री ओवर अंडर, तो वो हर चीज का अफेक्ट तो प्रॉफिट पे आ ही रहा है ना। जैसे रिसीवेबल्स ओवर स्टेटेड हैं तो उससे भी तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हर चीज का अफेक्ट डायरेक्टली इन प्रॉफिट पे जा रहा है। जब हम इन्वेंट्री और एसेट की बात, रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट खुद ब खुद प्रॉफिट पे जा रहा है, तो वो डबल कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो 2 दफा बात हो जाएगी। वो अंडरस्टूड है कि अगर इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड हो रही है तो उससे प्रॉफिट भी ओवर स्टेट होगा। अगर आप 2-3 वर्ड्स में साथ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखें ना, प्रॉफिट तो रिजल्ट है। हमने तो असर्शन से बात करनी है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। हमने प्रॉफिट्स में तो बात नहीं करनी है ना। अच्छा नहीं हुआ हमजा, सॉरी, क्योंकि आपने नोट किया होगा ये मैंने ही जरा लेट अपलोड किया था, तो बाय टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह ये हो जाएगा जी, LMS के ऊपर ये नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज ये क्वेश्चन करके आइएगा, क्योंकि यहीं से हमने बिल्ड करना है। इसी क्वेश्चन में मैंने इम्प्रोवाइज भी करना है। इसमें आपको कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, सारी चीजें दिखानी है, लेकिन पहले आप ये करके आएंगे तो फिर आसानी रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच जी, टेक गुड केयर, आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।